हेलो एवरीवन। लास्ट डे जो है वो हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज जो एक लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के साथ जो जो काम हम लोग करते हैं वही काम हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी करना था इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। फर्स्ट एंड फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेसिकली द नीड ऑफ द आवर है। प्रेजेंट में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत जरूरी है। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो फॉर ऑल ऑफ यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेशली फॉर दोज students who are preparing for competitive exams and who have to face interviews in their future. So basically learning English language and having a good spoken skill in English language and having a good writing skill, having an overall comprehensive knowledge in English language is very important for all of you. So basically students इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए जो है वो हमें लैंग्वेज के साथ जो चार काम हम लोग करते हैं वही चार काम हम लोगों को करना था इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भी। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुका हूं। जैसे कि लैंग्वेज को आपको पहले सुनना है, लगातार सुनना है, लैंग्वेज के साथ अटैच होना है, लैंग्वेज के साथ अटैचमेंट में आना है। आप जितना ज्यादा लैंग्वेज के साथ जुड़ोगे उतना ही जल्दी आप लैंग्वेज को सीख पाओगे अच्छे से। यानी कि लैंग्वेज आपको बोलना है, पहले तो सुनना है अच्छे से, आपको कान से सुनते रहना है, दिन भर अटैच हो जाना है लैंग्वेज से। क्रिकेट मैच देखो इंग्लिश कमेंट्री में, इंग्लिश मूवीज देखो, या फिर जहां कहीं भी सुनने के लिए मिले अच्छे अच्छे स्पीचेस हैं, बहुत सारे अच्छे मतलब इंग्लिश आप सुनो, लगातार सुनो। और सुनने के बाद जो है आपको एक प्लेटफॉर्म अपने लिए ढूंढना है जिस प्लेटफॉर्म पे आप बोल सके, जितना ज्यादा हो सके उतना आप इंग्लिश बोल सके, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको एक चाहिए। और उसमें आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाओ, ग्रुप ऑफ क्लासमेट्स बनाओ, सारे क्लासमेट्स जो सारे आपके फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, जो चाहते हैं कि मुझे भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, वो सब अपना एक ग्रुप बनाओ और 1 घंटे 2 घंटे 3 आवर्स का टाइम आप निकालो दिन भर में कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, लगातार बोलना है, कुछ भी बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग टॉपिक्स के उसके बाद आप बोलना शुरू कर सकते हैं और लगातार बोलेंगे। द मोर यू विल स्पीक द बेटर यू विल स्पीक, और अल्टीमेटली आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाओगे। और उसके बाद जो है वो क्या करना है, पढ़ना है। बिना पढ़े हुए आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते। पढ़ने में आप क्या क्या पढ़ोगे, पढ़ने में जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे। आप जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हो आप अपने टेक्स्ट बुक्स को जो है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इससे आपको 2 फायदा होगा। करंट अफेयर्स भी आपको कवर अप हो जाएगा और साथ ही साथ आपका इंग्लिश स्किल्स पढ़ने आएगा। पढ़ के समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ के समझ जाते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो आपका काम सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है यदि आप पढ़ के समझ जाते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो ये 2 काम करने हैं लैंग्वेज के साथ, कि सबसे पहले तो ये जो 4 काम करने हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, ये सब काम करना है। तो आपको तो ये 2 चीज पढ़ने में आपको क्या पढ़ना है, टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, न्यूज पेपर पढ़ना है, और भी जो जो चीजें आप इंटरेस्टेड हैं। आप अगर इंग्लिश नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको नॉवेल्स पढ़ना ही पड़ता है। तो जो नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं वो नॉवेल्स जो है वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना है आपको, ये तीसरा काम करना है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपको राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन राइटिंग एक ऐसा चीज है जो 100% करेक्टली करने के लिए आपको जो है वो बहुत सारे चीजों को पहले कवर अप करना पड़ेगा। विदाउट कवरिंग अप ऑल दोज थिंग्स यू कैनॉट start writing correctly from the word go. You have to learn some grammar, some basics before start writing, but initially आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग से मैं सिखाऊंगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स लास्ट डे जैसा कि मैंने बताया था कि लैंग्वेज के साथ 4 काम होते हैं और वही 4 काम हम लोगों को करना है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। लेकिन उसमें एक और चीज अभी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये 4 काम हम लोग लैंग्वेज के साथ करते हैं, ये किसके थ्रू होता है। जैसे हमें बोलना है, बोलने का काम होता है एक लैंग्वेज के साथ, सुनने का काम होता है, लिखने का काम होता है, पढ़ने का काम होता है। 4 काम लैंग्वेज के साथ होता है। तो सबसे पहले अगर आपको बोलना है, आपको किसी जगह का नाम बोलना है, लंदन आपको बोलना है, तो आप लंदन जो है वो यहाँ पे
लिखोगे। आपको अगर बोलना है कि खेल रहा हूं, प्लेइंग, अगर कोई भी एक चीज बोलना है, स्विमिंग, सपोज दैट, तो हर चीज बोलने के लिए जो है वो हमें क्या चाहिए होता है, किसके थ्रू बोलने का काम करते हैं, बोलने का काम हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, इजंट इट। बट एक वर्ड बोलने से तो हमारा काम नहीं चलता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, तो हमें पूरी बात बोलनी पड़ेगी, और पूरी बात बोलने के लिए जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी बात बोलने के लिए जो है वो आपको एक वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड जो है वो यूज करने पड़ेंगे। राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। तो यहां पे जो मुझे बात बोलना था, तो बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बोलने के लिए जो है वो हमें वर्ड्स बोलने पड़े। बट एक वर्ड्स बोलने से काम नहीं चला। आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आपको बोलना है तो आपको लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, आपको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए बोलना पड़ेगा या लिख के कर सकते। देयर आर टू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, इन रिटन फॉर्म और इन वर्बल फॉर्म, इन ओरल फॉर्म, ओरली। सो बेसिकली बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, हमें वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, ये वर्ड्स। और एक वर्ड का यूज तो नहीं करना पड़ता है, हमें बहुत सारे वर्ड्स जो है वो बेसिकली यूज करने पड़ते हैं। तो ये जो बहुत सारे यूज हम कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए जो बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ये होता है आपका बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्योंकि एक वर्ड से तो काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो हम लोग लैंग्वेज सीखने की शुरुआत कहां से करेंगे, हम लोग लैंग्वेज सीखने की शुरुआत ग्रुप ऑफ वर्ड से करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा काम वर्ड से होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड से होता है, एक वर्ड से नहीं होता है, बहुत सारे वर्ड्स का यूज होता है कम्युनिकेशंस में। तो हम लोग लैंग्वेज की शुरुआत ऑटोमेटिकली वर्ड्स के साथ करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को स्टूडेंट्स मैंने जो है वो 4 काइंड्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज वहीं से सीखना शुरू करेंगे जहां से एक बच्चा लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है। इन इंडिया, हम लोग इंडिया में जो है वो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये शुरुआत, लैंग्वेज सीखने की शुरुआत हमारे जन्म के साथ ही हो जाती है। तो उसी प्रोसेस से हम लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे। तो एक बच्चा जब सबसे पहले बोलना शुरू करता है तो कैसे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं, वो जो है वो बेसिकली जम्बल्ड वर्ड्स बोलना शुरू करता है, स्क्रैम्बल वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, इजंट इट। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जब आप शुरू में लैंग्वेज बोलना शुरू करोगे तो आप जम्बल वर्ड्स और स्क्रैम्बल वर्ड्स बोलोगे। आप डायरेक्टली जो है वो आप डायरेक्टली पहले ही दिन से बिल्कुल करेक्ट, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस नहीं बोलोगे। आप शुरू में एक बच्चे की तरह जो है वो स्क्रैम्बल वर्ड्स और जम्बल वर्ड्स बोलोगे। आपको बोलना है आई वेंट टू लंदन फॉर, आई स्टेड इन लंदन फॉर 6 years। तो आप यहाँ पे आप पहले ही दिन से करेक्टली नहीं बोल पाओगे। आप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। आई वेंट देयर इन लंदन एंड स्टेड देयर फॉर 6 years। शुरू में जो है वो आपको स्ट्रगल होगी। शुरू में आप जो है वो डायरेक्टली फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करोगे। तो हम लोगों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही लैंग्वेज सीखना शुरू करना है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। एक वर्ड से तो हमारा कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। अभी जैसे मैं समझाने के लिए एक वर्ड्स नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे वर्ड्स बोल रहा हूं। तो ये सारे वर्ड्स जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग 4 काइंड्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका जंबल वर्ड्स और स्क्रैम्बल वर्ड्स, जहां से कोई भी बच्चा भी जो बोलना शुरू करते हैं तो शुरू में ऐसे वर्ड्स ही बोलते हैं। जंबल वर्ड्स, स्क्रैम्बल वर्ड्स जो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते हैं, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि उसको बोलना होता है कि पापा इज ऑन द रूफ, तो ऐसे बोलते हैं रूफ, पापा इज, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ आपका, ये ग्रुप ऑफ वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ये एक जंबल वर्ड्स का ग्रुप हो गया, ये एक स्क्रैम्बल वर्ड्स का ग्रुप हो गया। तो शुरू में आपको भी शायद ऐसे ही हो। तो उसके बाद जो है वो आप कुछ मीनिंग वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करना शुरू करोगे, जिसके फुल मीनिंग तो 100% कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पाएगा, बट उससे थोड़ा मीनिंग निकलना शुरू हो जाएगा। और उसको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं, जैसे कि ऑन द रूफ, in the rain, shining star, rolling stone।
तो ये सब तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिससे आपको मीनिंग निकलता है बट इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, इनको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। तो जब आप थोड़ा सा और बोल लोगे, अच्छे से बोल लोगे, तो आप फ्रेजेस यूज करना शुरू कर दोगे। अब फ्रेजेस भी बेसिकली स्टूडेंट सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। जैसे यू आर सेइंग यू आर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, तो इसमें से अगर हम लोग ऑन द बस स्टॉप को निकाल लेते हैं तो ऑन द बस स्टॉप एक फ्रेज हो जाएगा। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, आधा अधूरा मीनिंग निकलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज पार्शियल मीनिंग इज बेसिकली नोन एज फ्रेजेस। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और जब आप थोड़े से नॉलेजेबल हो जाओगे, जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, शुरू में आप जंबल वर्ड्स बोलते हो, लेकिन जब आप 3-4 इयर्स के होते हो तो आप फ्रेजेस बोलना शुरू करते हो। जब और बड़े हो जाते हो तो फुल प्रॉपर ऑर्डर में, एट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर में वर्ड्स का यूज शुरू कर देते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है सेंटेंसेस। ये पूरा का पूरा गेम ही सेंटेंसेस का है। इफ यू लर्न हाउ टू यूज करेक्ट सेंटेंसेस, यू हैव लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। आप बोलते हो तो क्या बोलते हो? सेंटेंस बोलते हो। आप लिखते हो तो क्या लिखते हो? सेंटेंस लिखते हो। यानी कि अगर आप सेंटेंस का करेक्ट यूज करना सीख जाओगे तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेसिकली जो है वो उसको हम लोग 4 काइंड्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट एंड फॉल जंबल वर्ड्स, जो मैंने आपको समझा दिया कि शुरू में आप जंबल वर्ड्स ही बोलोगे, शुरू में आप गलती सलती बोलोगे, शुरू में यू वुड स्पीक इंग्लिश इन बिट्स एंड पीसेस। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फुल्ली करेक्टली एप्रोप्रिएटली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, इजंट इट? फ्रॉम वेयर अ चाइल्ड बेसिकली स्टार्ट्स लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट you yourself also have to start. So basically, but once you gather some knowledge, you will start speaking group of word which would have a bit of meaning but not the complete meaning, which will make a sense but not the complete sense like a sentence does. So basically in the beginning students, आप तो जंबल वर्ड्स बोलोगे, उसके बाद आप फ्रेजेस बोलना शुरू करोगे। फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस का भी पार्ट होते हैं बट उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स। इस सेंटेंस में से आप फ्यू एग्जांपल सिर्फ निकाल दो, 2-3 ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग तो निकलता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। एट नाइट, जंपिंग द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो ऑन द बर्निंग डेक, अगर इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लुक एट हियर, ऑन द BURNING बर्निंग DECK डेक। इस सेंटेंस में से ये पार्ट निकाल लिया हम लोगों ने। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक में से ऑन द बर्निंग डेक निकाल दिया। अभी ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग निकल रहा है कि नहीं? इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग निकल रहा है बट इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना। बर्निंग डेक के ऊपर, ये जो डेक मिस होता है वो वुडन पीस जो ओल्डन टाइम्स में शिप के ऊपर रहता था। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं इनको हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं। बट आप जब थोड़े से नॉलेजेबल हो जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाते हो आप बचपन में, तो आप फिर प्रॉपर ऑर्डर में सारे वर्ड्स का यूज सुन कर देते हो। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आप यूज करते हो अपने कन्वर्सेशंस में, अपने डायलॉग्स में और कम्युनिकेशंस के लिए, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हो ये आप करेक्टली और एप्रोप्रिएट ऑर्डर में यूज करना कब से शुरू कर देते हो? जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, जब थोड़ा नॉलेजेबल हो जाते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में मतलब जब आप लगातार कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, सब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, सब वर्क पे आप अच्छे से फोकस करोगे, तब आप ऑटोमेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दोगे। आफ्टर 6 months, आफ्टर 7 months, आफ्टर 1 year. Basically it's a very slow gradual process of learning the English language because this language does not come to us naturally, isn't it? कोई भी लैंग्वेज जो आपको नेचुरली नहीं आती है उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। रातों रात आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बन जाओगे। और फोर्थ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो होता है आपका क्लॉजेस। तो क्लॉजेस बेसिकली स्टूडेंट्स वो भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। उसको हम लोग आगे के जब क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको एक अलग चैप्टर उसको अच्छे से समझेंगे। क्लॉजेस जो है बेसिकली सेंटेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बट फर्स्ट एंड फॉर हमारे लिए यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है सेंटेंसेस। लैंग्वेज का पूरा खेल ही सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पूरा का पूरा करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है
कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप करेक्टली सेंटेंस का यूज कर रहे हैं मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है। आप लिखने में और बोलने में अगर आप करेक्ट सेंटेंसेस बोल रहे हो इन राइटिंग और इन रिटन, इफ यू आर यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, देन ऑब्वियसली यू नो द लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज आने का क्या मतलब है? आपको लैंग्वेज आने का ये मतलब है कि आप सेंटेंस को करेक्टली यूज कर रहे हो। तो हमारा पूरा फोकस कहां पे रहेगा? सेंटेंस को सीखने में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि सेंटेंस को अगर हम अच्छे से सीख जाते हैं तो आप लैंग्वेज को बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स जो है वो सीख सकते हो। तो अभी हम लोग जंबल वर्ड से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि जंबल वर्ड्स जो है वो बेसिकली उसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं जंबल वर्ड्स आपको क्यों सिखाऊंगा? जो मेन चीज, हाँ, बोलने में आप शुरू में जंबल वर्ड्स ही बोल पाओगे। आप शुरू में डायरेक्टली करेक्ट सेंटेंसेस नहीं बोल पाओगे, लेकिन बोलने का ट्राई करना है, बोलने का अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू स्पीक। तो उस कंडीशंस में तो आप शुरू में जंबल वर्ड्स बोलोगे, फ्रेजेस बोलोगे और अल्टीमेटली जो है वो करेक्ट सेंटेंसेस यूज करना शुरू कर दोगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोगों को फोकस क्या करना है? हम लोगों को फोकस करना है सेंटेंसेस के ऊपर, क्योंकि सेंटेंसेस ही वो चीज है जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक अच्छे और परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है, इजंट इट, सेंटेंस बोलने की, लिखने की जरूरत हमें होती है, इजंट इट, कम्युनिकेट करने के लिए। बट यहां पे क्वेश्चन ये है कि सेंटेंस को बोलने की, स्पीकिंग की और राइटिंग की, ये दो चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इजंट इट, कि इस सेंटेंस का यूज करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओगे कि सेंटेंस को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप लैंग्वेज को बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कोई ना कोई एक एक्शन होता है, कोई ना कोई एक काम होता है, इजंट इट। जब तक इस यूनिवर्स में कोई एक्शन नहीं होगा, जब तक इस यूनिवर्स में कोई काम नहीं होगा, तब तक इस यूनिवर्स में कुछ नहीं रहेगा, इजंट इट। इन द होल कॉस्मोस एग्जिस्ट because of this thing, because of action, you know, the existence is itself an action. हमारा अस्तित्व है, हम हैं, वो भी एक एक्शन ही है, isn't it? तो सबसे पहले कोई एक्शन होता है। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक इस यूनिवर्स में कुछ नहीं रहेगा। तो सेंटेंस की यूज करने की भी जरूरत तभी पड़ती है जब कोई ना कोई एक एक्शन होता है। अगर कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन मीन्स यहाँ पे आप समझ रहे हो काम, वर्क। जब तक कोई काम रहे, राइट नाउ अभी आप क्या कर रहे हो? आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, ये काम है। आप क्या कर रहे हो? यू आर वॉचिंग अ वीडियो। आप कोई एक्शन कर रहे हो। अगर आप सीधे भी बैठे हुए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बोलोगे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, बट यू आर सिटिंग, यू नो, यू आर सिटिंग भी एक काम ही है, इजंट इट? लुक एट हियर, आप बैठे हुए हो, वो भी एक काम है। तो काम ही सबसे पहले होता है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप सो भी रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर स्लीपिंग, उस समय भी आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो। आप कौन सा एक्शन कर रहे हो? ये सिटिंग में आपका क्या एक्शन है? सिटिंग में आपका ये सिटिंग एक्शन है। यू आर स्लीपिंग, इसमें एक्शन क्या है? स्लीपिंग एक्शन है। तो हमेशा कोई ना कोई एक्शन ही हो रहा होता है। सपोज कि आप जो है वो अपना स्मार्टफोन चलाते हुए जो है पबजी खेल रहे हैं और आपकी मॉम जो है उधर से आती है और आपसे पूछती है, हे व्हाट आर यू डूइंग? तो बेसिकली यहां पे आपकी मॉम ने जो ये सेंटेंस बोला, व्हाट आर यू डूइंग, ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इजंट इट? ये एक पूछने वाला सेंटेंस है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सेंटेंस बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई ना कोई काम हो रहा था, आप कोई काम कर रहे थे, और इसीलिए आपकी मॉम को एक सेंटेंस पूछना पड़ा आपसे, यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई काम हो रहा था। अब आप रिप्लाई क्या करोगे? हे मॉम, आई एम जस्ट प्लेइंग, आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, सो आई एम जस्ट प्लेइंग पबजी, यू नो, इजंट इट? आप ऐसे बोलोगे। तो आप अगर यहां पे बोले, आई एम जस्ट प्लेइंग पबजी, ओके, तो ये जो आप सेंटेंस बोले हो, ये सेंटेंस आपको बोलने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि आप एक एक्शन कर रहे थे, क्योंकि आप एक कुछ काम कर रहे थे, खेलने का काम कर रहे थे। यहाँ पे आपका काम है प्लेइंग, आप ये काम कर रहे थे, इसीलिए आपकी मदर ने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया और आपको फिर उसका जवाब देना पड़ा। तो आपने जो जवाब दिया वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो बेसिकली दो तरह के सेंटेंसेस यूज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि सबसे पहले एक एक्शन हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट एंड फॉल इन द होल यूनिवर्स एन एक्शन ऑकर्स और एन एक्शन हैपेंस। इस पूरे पृथ्वी पे सबसे पहले जो है वो एक एक्शन होता है। अगर कोई एक्शन ही नहीं होगा तो फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटेंस की भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस लिखने की जरूरत या सेंटेंस बोलने की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई एक्शन होता है, इजंट इट? तो सबसे पहले जो है वो आपका एक एक्शन होता है, इजंट इट? तो ये जो एक्शन है, अभी अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को कोई ना कोई करने वाला भी रहेगा, इजंट इट? अगर एक्शन हुआ है तो there should be and there must be a doer of the action, isn't it? जैसे कि आपने एक पेड़ काट दिया, so you have committed such a big sin, you have committed such a big crime, you shouldn't do that. But suppose if you have cut down a tree, तो एक्शन यहाँ पे क्या हुआ है? एक्शन हुआ है कटिंग डाउन ट्री, ट्री को काटने का काम हुआ है और काम किया किसने है? यू। इट इज यू हु हैज डन द वर्क ऑफ कटिंग। ये कट का काम कौन किया है? ये हो गया हमारा एक्शन, ये है एक्शन, काम, एक्शन वर्ड। और इस एक्शन को किया कौन है? यू। तो एक्शन जब भी कोई होता है तो हमेशा ही इसका कोई ना कोई एक करने वाला होता है, इजंट इट? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे डूअर, जो एक्शन को करने वाला है। अभी एक्शन जब होता है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी किसी न किसी चीज के ऊपर होता है, इजंट इट? अभी जैसे आपने यू कट डाउन अ ट्री, तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ ये है कि आपने एक एक्शन किया है, सबसे पहले एक काम हुआ है और इस काम को करने वाला कौन है? इस काम को करने वाला यू है। और ये काम किसके ऊपर हुआ है? ये काम ट्री के ऊपर हुआ है। तो ये जो ट्री है ये तो इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ये हो गया आपका रिसीवर, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, इजंट इट? इस पृथ्वी पे, इस पूरे यूनिवर्स में हमेशा ही सबसे पहले एक एक्शन होता है और उस एक्शन को कोई करने वाला रहता है, डूअर, और वो एक्शन हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर होता है, रिसीवर, इजंट इट? द होल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी इस सेंटेंस में कोई रिसीवर नहीं है, किसी के ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे अर्थ जो है वो डूअर है और वो क्या काम कर रहा है? रिवॉल्विंग का काम कर रहा है, इजंट इट? तो सबसे पहले एक्शन होता है तभी हमें सेंटेंसेस की यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो ग्रामेटिकल भाषा में जो एक्शन है, इजंट इट? इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में स्टूडेंट एक्शन को जो है वो हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं, वर्ब। और जो डूअर है, जो उस काम को करते हैं, उसको सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और जो रिसीवर है, जिसके ऊपर एक्शन होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तीनों के सही कॉम्बिनेशन से, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑफ अ वर्ब, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट अ वेल प्रॉपर सेंटेंस। इस तीनों के सही कॉम्बिनेशन से ही एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है। तो इस तीनों के रिलेशन को हमें आपस में अच्छे से समझना पड़ेगा करेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए। द रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, द रिलेशन बिटवीन अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत तरह की होती है, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का ही नहीं, बहुत सारे चीजों का होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। बट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन ही डिसाइड करता है कि आप सेंटेंस करेक्टली बोल रहे हो या सेंटेंस करेक्टली नहीं बोल रहे हो। तो करेक्ट सेंटेंस का यूज सीखने के लिए ये मेन स्ट्रक्चर है। सेंटेंस का जो बैकबोन होता है, सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, वो आपका होता है यही तीनों। सिंपल मैथमेटिकल तरीके से अगर समझाऊं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सेंटेंस। ये तीन चीज पे अगर आप समझ गए, सबसे पहले तो एक एक्शन होता है, इजंट इट? एंड एक्शन टेक प्लेस फर्स्ट एंड फॉर, और उसको कोई ना कोई करने वाला रहता है, डूअर। डूअर को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट बोला जाता है और वो एक्शन हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू,
तो यू आप लोग जो हो वो रिसीवर हो, आपको मैं जो काम कर रहा हूं वो मिल रहा है आपको, isn't it? I am teaching whom? I am teaching you. And who is the doer here? I am the doer. I am मैं जो है एक्शन कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। और किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, यू को। तो यू यहाँ पे हो गया आपका रिसीवर, जिसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और एक्शन है टीचिंग। कौन सा काम हो रहा है? टीचिंग का। और वो उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में वर्ब बोलेंगे। और करने वाला कौन है? आई को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सब्जेक्ट बोलेंगे, और ये हुआ डूअर। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तीनों के सही कॉम्बिनेशन को सीखना पड़ेगा आपको सेंटेंस का करेक्ट यूज सीखने के लिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग इस क्लास को, जो कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्लास है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 2-3 बेसिक चीजें जो मैं पहले आपको बताने वाला था, कि बेसिक बातें बता के हम लोग मेन पॉइंट्स पे आएंगे, isn't it? तो पहले कुछ क्लासेस में, पहले कुछ वीडियोस में मैं ये बेसिक कवर अप करना चाहता हूं, और उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे जो है वो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो इस पेज पे, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल पे, एस्टर इंग्लिश क्लासेस पे, हम लोग जो है वो सभी तरह की इंग्लिश कवर अप करेंगे, isn't it? हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को प्रॉपर्ली लिखना सीखेंगे, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को प्रॉपर्ली बोलना सीखेंगे, और हम लोग जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन भी करेंगे, उनको जो है वो उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पे। और उसके बाद जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको फुल कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल प्रिपरेशन इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे आज से होगा। तो ये सेकेंड वीडियो है इस सीरीज का, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।